नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स आज क्षितिज भाग 2 कविता पाठ फसल जिसके कवि हैं नागार्जुन। तो हम इस पाठ के आज हम क्या लेकर आए हैं, पाठ के समरी या सार। हिंदी में इसको सार या सारांश कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हम समरी कहते हैं। तो देखो ये जो क्षितिज भाग 2 है ये क्या है, ये देखो एक तो सीबीएसई बोर्ड में चलती है एनसीईआरटी बुक और एमपी, राजस्थान, झारखंड और भी कई स्टेट में जहाँ जहाँ भी ये एनसीईआरटी हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 चलती, उन सब बोर्ड के लिए क्या है, बोर्ड और कक्षाओं के लिए ये पाठ महत्वपूर्ण है। यानी बहुत आसानी से कम शब्दों में हम इस पाठ को समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारा सार कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ध्यान से आप इसको सुनिएगा और समझिएगा। दिया है कि पाठ फसल कविता का सार या सारांश, जिसको अंग्रेजी में हम समरी कहते हैं, इस प्रकार है। कवि ने इस कविता में हवा, पानी, भूमि, जल और मानव श्रम के योगदान पर प्रकाश डाला है। देखो क्या कहा है उन्होंने बहुत कम शब्दों में कि फसल कविता में कवि ने हवा, पानी, भूमि, धूप और मानव का श्रम यानी मानव की मेहनत के श्रम का योगदान पर प्रकाश डाला कि फसल को उगाने में या तैयार करने में किसका किसका योगदान रहता है। हवा का रहता है, पानी का रहता है, भूमि का रहता है, धूप का रहता है, धूप यानी सूरज की किरणों का, मानव का श्रम, इन सब का योगदान रहता है। ये हो गया आपके कम शब्दों में अगर पाठ को समझना है। अब इसको हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। विस्तार से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा यानी रहेगा तो सारी, वो हमने बहुत छोटी लाइन में, जैसे कोई आपसे पूछे कि फसल कविता क्या, तो आसानी से बता सकते हैं। अब उसको थोड़ा और विस्तार में बताना है तो कैसे बताएंगे। तो देखो हम कहेंगे कि कवि कहता है कि फसलों को उगाने और तैयार करने में भूमि की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का योगदान रहता है, जिसमें बीज अंकुरित होकर उगते हैं। मिट्टी में ये फसल उग कर खड़ी होती है, उसे भोजन लेकर फसलें बड़ी होती हैं। देखो कवि का ये कहना है कि जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी कैसी होती है, विभिन्न प्रकार की, कहीं काली होती है, कहीं लाल होती है, कहीं संदली होती है। अब मिट्टी में किसान क्या करता है, बीज को बोता है और बीज फिर क्या होता है, उसमें से अंकुरित होकर निकलता है और जब उसमें से निकलता है तो जो पौधा होता है छोटा सा, वो कहाँ खड़ा होता है, मिट्टी में खड़ा होता है। और जो पौधा जो पोषक तत्व है यानी वो ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो मिट्टी से करता है। तो इस प्रकार फसल को उगाने या तैयार करने में किसका योगदान होता है, मिट्टी का भी योगदान रहता है। फिर उसके बाद हम अगला समझेंगे और किसका किसका योगदान रहता है। तो अगला दूसरा रहेगा, फसल के उगने और बड़े होने में नदियों के जल का भी योगदान रहता है। जल को जब मिट्टी में डाला जाता है तब मिट्टी के पोषक तत्व जल में घुलकर फसलों की जड़ों से पौधे में पहुंचते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो। देखो ये कहा है कि मिट्टी के बाद फिर किसका योगदान रहता है, जल का। अब जल कहाँ से, पाठ में तो सब नदियों के जल का महत्व बताया गया, नदियों के जल का योगदान बताया गया। वैसे चाहे नदियों का, तालाब का, बारिश का हो, सभी का योगदान रहता है। लेकिन यहाँ पर कहा कि नदियों के जल का योगदान भी रहता है। जब जल मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में क्या होता है, जैसे ही जल जाता है यानी पानी, तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं जो उसके अंदर मिट्टी में, वो क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। जैसे पानी में घुलते हैं वो फिर पौधों को जड़ों के माध्यम से क्या होते हैं, पूरे पौधे में पहुंचता है। क्या, मिट्टी के जल के माध्यम से जो पोषक तत्व होते हैं वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दूसरे हमने पद में, ए लाइन में किसका महत्व बताया, जल की, नदियों के जल का योगदान। अब आगे आता है फिर इसके बाद अब हम आएंगे, इन फसलों में करोड़ों किसानों की मेहनत का भी योगदान रहता है। फसलों को उगाने और तैयार करने में किसान और मजदूर दिन रात परिश्रम करते हैं। वे खेत में बीज बोते हैं, जब पौधे उग जाते हैं तब फिर क्या करते हैं, उसके बाद उनमें जल, खाद और निराई गुड़ाई करते हैं। तो ये देखो हो गया। अब फिर तीसरी लाइन में किसका योगदान बताया गया, किसानों का। किसान और मजदूर वो क्या करते हैं, देखो वही बीज खेतों में ले जाते हैं, खेत की जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर बीज उगाते हैं, फिर उगने के बाद उसमें वो उनकी पानी देता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, तब जाकर फसलें क्या होती हैं, लहराने लगती हैं।
यानी खड़ी होकर तैयार हो जाती। तो इस प्रकार किसान और मजदूरों के परिश्रम और श्रम, उनकी मेहनत का भी योगदान रहता है किसमें, फसलों को तैयार करने में। फिर अब आते हैं आगे। देखो फसलों को उगाने में जिसका जिसका योगदान रहता है उन सबका हमने यहाँ क्या किया है, समरी में समेटा है। अब आगे इनके उगने में सूरज और हवा का भी योगदान रहता है। सूरज की धूप से फसलें भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण बनाती हैं। फसलें हवा के कारण ही बढ़ती हैं, हवा के कारण ही वे लहराती हैं। अब समझ लो। फिर देखो आगे क्या कहा गया कि फसलों को तैयार करने उगाने में, उनके ग्रोथ या बढ़ाने में किसका योगदान रहता है, सूर्य का और हवा का। अब सूर्य का कैसे रहता है, देखो सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसके माध्यम से क्या होती है, जो पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं हरी, वो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करती है, फूड तैयार करती हैं यानी भोजन बनाती हैं, और भोजन बनाकर पत्तियों के माध्यम से फिर पूरे पौधे में भेजा जाता है, जड़ से लेकर ऊपर तना तक। ये हो गया। अब फिर आता है हवा का। तो कहते हैं हवा चलती है, जैसे हवा चलती है तो हवा के प्रभाव से भी पौधे क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, लहलाते हैं यानी हिलते डुलते हैं। उससे क्या होते हैं, हवा से हिलने जुलने से क्या होती है, पौधे की मजबूती पता चल जाती कि पौधा जो कमजोर होगा तो गिर जाएगा और नहीं तो वो मजबूत खड़ा रहता है। तो सूर्य की किरणों का और हवा की भी योगदान रहता है किसमें, फसल को उगाने में। अब इस प्रकार आता है आपका अंत में। अंत में क्या रहेगा, अंत में रहेगा कि इस प्रकार फसलों को तैयार करने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तब जाकर वे फलती फूलती और लहराती हैं। लहराती ना करके हम यहाँ पर क्या करते, लहलाती हैं, लहराती की जगह लहलाती लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखो आपको पाठ समझ में आ गया कि फसलों को तैयार करने में किसका किसका योगदान रहता है, मिट्टी का होता है, जल का होता है, किसानों मजदूर का परिश्रम होता है, सूर्य की किरणों को यानी सूर्य की धूप का होता है, और हवा। इन सब के योगदान से क्या होती हैं, फसलें तैयार होती हैं, तब जाकर वो फलती फूलती हैं और काटने के लायक हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये छोटा सा सारांश, हालांकि ये पढ़ेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, लेकिन हमने इसको समझा इसीलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन आशा करता हूँ कि ये जो समरी है यानी जो कविता है फसल आपको समझ में आ गई होगी। और इसी कविता को हम जो ये दिया है www.hindibharati.in, यहाँ पर भी हम इसको पोस्ट कर देते, तो यहाँ पर जाकर आप इसको देख कर लिख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। और अगर सुनना तो यहाँ YouTube पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर उसके पश्चात भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये बताइएगा कि इस कविता में आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया, कौन सी लाइन नहीं समझ में आई। इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा शीघ्र उसका उत्तर देने के लिए। और ये जैसे ये समरी समाप्त हो जाती है, फिर इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, पाठ की व्याख्या भी मिल जाएगी, और 2009 से लेकर 2016 तक पूछे गए प्रश्न उत्तर वो भी आपको जो बोर्ड में आए, CBSE बोर्ड वाले, यहाँ पर देखो जो हम प्रश्न रखेंगे पूर्व में जो पूछे गए प्रीवियस पेपर वो CBSE बोर्ड के हैं, लेकिन समरी ये सभी बोर्ड के लिए कैसी है, उपयोगी महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे इसी में या किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।